दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या बदल जाएगा मिडिल ईस्ट का नक्शा? अमेरिका के विरोध में 57 मुस्लिम देश, इजरायल में अमेरिकी राजदूत का एक बयान और अरब दुनिया में सियासी भूचाल। ईरान को मिला तमाम मुस्लिम देशों का समर्थन। जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे अमेरिकी हमले की धमकी के बीच ईरान आर्मी चीफ का ऐलान, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, हर सिचुएशन के लिए तैयार। और साथ में आपको बताएंगे किम जोंग ने अपनी 13 साल की बेटी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। और इसी के साथ रमजान के महीने में 2 अमेरिकी नागरिकों ने कबूल किया इस्लाम। रूहानियत और भाईचारे से हुए थे प्रभावित। टाइम्स स्क्वायर में तरावीह की नमाज। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इजरायल में अमेरिकी राजदूत के एक बयान ने अरब देशों में अमेरिका की एंट्री बैन करवा दी है। उनके बयान ने अरब देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं इजरायल की सुरक्षा के बहाने ट्रंप मध्य पूर्व का नक्शा बदलने की तैयारी तो नहीं कर रहे। अरब देशों को डर है कि अगर अमेरिका और इजरायल का अगला निशाना ईरान बना और ईरान कमजोर हुआ तो मिडिल ईस्ट का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसी डर से ओआईसी, अरब लीग और जीसीसी जैसे मुस्लिम देशों के संगठन खुलकर अमेरिका के विरोध में उतर गए हैं। दरअसल अरब देशों को फिर एक बार इजरायल और मध्य पूर्व का नक्शा बदलने की आशंका है, क्योंकि ऐसा अब तक कई बार हो चुका है। सबसे पहले 1917 का नक्शा देखिए। तब इजरायल नाम का कोई देश नहीं था। पूरा इलाका ब्रिटिश शासन के अधीन फिलिस्तीन कहलाता था। फिलिस्तीन के बीच बस कुछ यहूदी बस्तियां थी। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने जमीन को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा। 45% अरब राज्य, 55% यहूदी राज्य और यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की योजना बनी। 1948 में इजरायल बना और उसी के साथ युद्ध छिड़ गया। लेकिन युद्ध खत्म हुआ तो इजरायल अपने प्रस्तावित नक्शे से बड़ा हो चुका था। ये इजरायल का पहला विस्तार था। इसके बाद 1967 में 6 दिन की जंग हुई और इस युद्ध के बाद मध्य पूर्व का नक्शा बदल गया। गाजा, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम, गोलान हाइट्स और सीनाई पर इजरायल का कब्जा हो गया। 1993 से 1995 के दौरान ओस्लो समझौते हुए और वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में बांटा गया। एरिया ए फिलिस्तीनी प्रशासन, एरिया बी साझा नियंत्रण और एरिया सी इजरायली नियंत्रण। अब अमेरिका के राजदूत ने ग्रेटर इजरायल का समर्थन करके नई बहस छेड़ दी है। अरब दुनिया को डर है कि अगर ईरान कमजोर हुआ तो मध्य पूर्व का नक्शा भी बदल जाएगा और आज का इजरायल बढ़कर ग्रेटर इजरायल बन जाएगा। इसी आशंका ने 57 देशों का समूह ओआईसी, एलएएस और जीसीसी जैसे संगठनों को एक साथ ला दिया है। और अरब दुनिया पहली बार खुलकर कह रही है कि अरब की सीमाएं उनकी रेड लाइन है और इस रेड लाइन को तोड़ने की अनुमति वो अमेरिका को भी नहीं देंगे। उधर अमेरिका ने ओआईसी, अरब लीग और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की धमकी का जवाब ढूंढ लिया है। ईरान पर हमला हुआ तो अरब देशों की ना तो जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा और ना ही एयर स्पेस का। ईरान पर यूरोप से सीधा हमला होगा। बुल्गारिया, ग्रीस और साइप्रस जैसे यूरोपीय देशों से अमेरिका के F-35 और F-16 फाइटर जेट्स उड़ान भरेंगे। भूमध्य सागर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में उड़ते हुए ये फाइटर जेट्स ईरान के नजदीक तक पहुंचेंगे और ईरान पर हमला करके वापस लौट आएंगे। यानी अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसलिए अब बड़ा सवाल है, क्या ईरान के बाद मध्य पूर्व का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है? मतलब साफ है कि ईरान एक बहाना है। अरब देशों को भी ये समझ में आने लगा है। सभी मिलकर इजरायल और अमेरिका के नापाक मंसूबे के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वहीं दोस्तों, तेहरान में एक सैन्य समारोह के दौरान ईरान की सेना के प्रमुख आमिर हातमी ने देश को कमजोर करने की कोशिशों को लेकर चेतावनी दी और कहा कि ईरान हर हाल में अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करेगा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सेना के कमांडर इन चीफ ने आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के दीक्षांत समारोह में कहा कि बदलते हालात में फौज की जिम्मेदारी और बढ़ गई। उन्होंने हाइब्रिड युद्ध यानी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सैन्य और मनोवैज्ञानिक दबाव के जरिए किए जा रहे हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि सेना हर तरह की चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। हातमी ने कहा कि ईरान अपनी स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा करता रहेगा।
उन्होंने दावा किया कि देश और उसकी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की हालिया कोशिशें बार बार नाकाम हुई। विरोधियों के अजय होने के दावों को खारिज करते हुए उन्होंने वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक के युद्धों का उदाहरण देते हुए कहा कि बड़ी ताकतें धमकी और दबाव के साथ मैदान में उतरती है, मगर आखिर में उन्हें पीछे हटना पड़ता है। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि दुश्मन रणनीतिक थकावट की नीति अपनाकर लंबे समय तक दबाव बनाना चाहता है ताकि ईरान को धीरे धीरे कमजोर किया जा सके, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि ऐसी रणनीतियां सफल नहीं होंगी। अपने संबोधन के अंत में हातमी ने कहा कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा आखिरी सांस तक करेंगी और शहीदों की विरासत को आगे बढ़ाती रहेंगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, किम जोंग ने अपनी 13 साल की बेटी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। ये जिम्मेदारी नॉर्थ कोरिया मिसाइल निर्माण विभाग में निदेशक पद की है। साउथ कोरिया के खुफिया अधिकारियों का कहना है कि किम जोंग ने अपनी बेटी किम जू को मिसाइल निर्माण का जिम्मा सौंपा है, जिसे उत्तर कोरिया की सुरक्षा के मद्देनजर से काफी अहम विभाग माना जाता है। द चोसुन डेली की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर ने यह जिम्मा सौंपने से पहले अपनी बेटी का नाम तक बदल दिया, जिससे दुनिया को इसकी भनक ना लग सके। किम जू ए मिसाइल निर्माण विभाग में किम जू हे के नाम से जानी जा रही। अब सवाल ये कि उत्तर कोरिया में ये विभाग क्यों अहम है। बता दें कि उत्तर कोरिया का जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से दुश्मनी है। इन देशों से निपटने के लिए उत्तर कोरिया लगातार नए नए तरीके का मिसाइल निर्माण करता है। कुछ जानकारों का मानना है कि उत्तर कोरिया के पास वर्तमान में 3000 से ज्यादा मिसाइलों का जखीरा है। प्योंगयांग हर साल करीब 50 मिसाइलों का निर्माण करता है और दूसरी बात, सभी मिसाइलों का परीक्षण किम जोंग की देखरेख में ही किया जाता है। गलत निर्माण करने वाले अधिकारियों को किम जोंग सख्त सजा देते हैं। किम ने अब ये काम अपनी बेटी को सौंप दिया है, जिसको लेकर ये चर्चा है कि आने वाले वक्त में किम उसे उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। खुद किम जोंग अपनी बेटी को डिप्लोमेसी और शिष्टाचार की पढ़ाई करा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रमजान के महीने में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर मुस्लिम समाज के लोग इफ्तार और तरावीह की नमाज पढ़ रहे हैं। बीते शुक्रवार 20 फरवरी की शाम यहां सैकड़ों मुसलमान इफ्तार और तरावीह के लिए इकट्ठा हुए। इस दौरान 2 अमेरिकी नागरिक ने रमजान के रूहानी माहौल और मुस्लिम समुदाय की भाईचारे की भावना से प्रभावित होकर इस्लाम मजहब कबूल कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों अमेरिकी नागरिक रमजान के रूहानी माहौल और मुस्लिम समुदाय की भाईचारे की भावना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने टाइम्स स्क्वायर पर इफ्तार और तरावीह कराने वाले आयोजकों से संपर्क किया और इस्लाम अपनाने की इच्छा जताई। दोनों अमेरिकी नागरिकों ने भीड़ के सामने कलमाए शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने वाले दोनों अमेरिकी नागरिकों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए। कहा जा रहा है कि दोनों अमेरिकी नागरिकों ने अपने इस फैसले के पीछे शांतिपूर्ण माहौल और तरावीह की नमाज के दौरान मुसलमानों की जोश भरी इबादत को मुख्य वजह बताया। टाइम्स स्क्वायर पर मौजूद एक कम्युनिटी लीडर ने कहा कि यह सबके लिए बेहद इमोशनल पल था। इतने खुले और रूहानी माहौल में किसी को अल्लाह की तरफ रुख करते देखना रमजान की असली बरकतों की याद दिलाता है। उन्होंने कहा, यह महीना सोच, रहम और हिदायत का है। दुनिया के मशहूर चौराहे की चमकती बिलबोर्ड लाइटों के बीच अलग अलग बैकग्राउंड के मुसलमान नमाज के लिए कतार में खड़े हुए। राहगीरों ने इस खास नज़ारे की तस्वीरें और वीडियो बनाए। आयोजकों ने इफ्तार के लिए खजूर और पानी बांटा, फिर सबने मिलकर खाना खाया, जो इस्लाम के साझेदारी और भाईचारे के उसूलों को दिखाता है। उसी रात 2 अमेरिकियों के इस्लाम कबूल करने की घटना ने माहौल को और यादगार और रूहानी बना दिया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।